हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीटेट कक्षा 6 to 8 पेपर 2 23 दिसंबर 2021 को हुए एग्जाम में सामाजिक अध्ययन से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, आप भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य पर परियोजना कार्य के लिए छात्रों को किस साम्राज्य के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए कहेंगे। अच्छा, ये छात्र की बात आ गई तो ये पेडागोगी का सवाल हो गया। ठीक है, ये पेडागोगी का सवाल है। ठीक है, परियोजना वगैरह की बात हो रही तो मतलब ये पेडागोगी का ही सवाल है। तो खैर कोई नहीं, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम साम्राज्य के बारे में। तब जानते होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम साम्राज्य जो था वो मौर्य साम्राज्य था। और मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 321 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे छात्रों को बताने के लिए क्या करना होगा, हमें ये मौर्य साम्राज्य के बारे में बताना होगा। ठीक है, अगर भारतीय महाद्वीप के प्रथम साम्राज्य के बारे में बताना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नहीं लेना था बट खैर कोई नहीं, चलिए हो जाता है। नेक्स्ट है, शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था क्योंकि, देखिए ध्यान से, कि शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के हम इसलिए कहते थे क्योंकि धातु के सिक्कों पर ना आकृतियाँ आहत होती थी। धातु के सिक्कों पर आकृतियाँ जो होती थी वो आहत होती थी, इसलिए शुरुआती सिक्कों को हम आहत सिक्के कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाकी आपको एक ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखनी है कि चांदी और तांबे से बने पंच चिन्हित सिक्के, ठीक है, सबसे पहले ढाले और इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्कों में से थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त करने का कारण क्या था? सही विकल्प को चुनना है आपको। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में मुगलों को उच्च पद पर नियुक्त करने का कारण क्या था? तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि वे अपने स्वामी के विश्वसनीय और उन पर आश्रित होते थे। ठीक है, भरोसा ज़्यादा करते थे, सीधा सीधे हम ये कह सकते हैं कि उन पर ज़्यादा भरोसा करते थे। ठीक है, पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर थे और इसलिए सुल्तान उन पर पूरी तरह से क्या करते थे? भरोसा करते थे। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत काल में गुलामों को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है, दीवाने खासो आम और या फिर दीवाने खास आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती हैं कि राजा जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व होता था। ठीक है, या फिर प्रतिनिधि होता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है, जनसभा कक्षा मस्जिद के सदृश से बनाया गया था, तो ये बात सही है। ठीक है, बी ऑप्शन में है कि राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, सी ऑप्शन में है कि सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था, तो ये भी सही है। ठीक है, तो दीवाने जो खास आम है इसकी खास वास्तु विशेषता यही बताती थी, ठीक है, कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो ये तीनों कारण यहाँ सही हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जो सही आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन, ए भी सही है, यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ये जान लें कि ये दीवाने खास आम क्या थी। दिल्ली में शाहजहाँ के दीवाने खास में किए गए वास्तुशिल्प कला के माध्यम से पृथ्वी पर स्वर्ग की छवि जैसी आकृति बनाई गई थी। ठीक है, और जहाँ पर उनके दरबारी उसका जयघोष करते थे और उसे विशेष रूप से एक मस्जिद के सदृश बनाए गए थे। ठीक है, वही था दीवाने खास आम, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न दिए गए कथनों ए और एवं बी पर विचार करें एवं सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, एक्चुअली में सीटेट ने इस क्वेश्चन को इग्नोर किया था। नेक्स्ट है, 36 नंबर में है कि 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए बी सी पर विचार कीजिए। 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोम लोगों के संदर्भ में कथन ए बी और सी पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे
पहला जो ऑप्शन है कि कथन जो है वे कई कुलों में बटे थे तथा प्रत्येक कुल कई गांवों पर नियंत्रण रखते थे या रखता था, तो ये बात सही है। ठीक है, जो हम के लोग थे ना वो कई लोगों में बटे थे, कई कुलों में बटे थे और कई जो प्रत्येक जो कुल होते थे वो कई गांवों पर नियंत्रण रखते थे, ये सही है। ठीक है, और बाकी बात करें हम बी ऑप्शन का, उनके अपने जनजाति देवता थे, तो ये भी सही है, उनके अपने जनजाति देवता थे, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन में लिखा है कि उनका अन्य जनजातीय लोगों जैसे कुछ जहाज़ों के साथ गठबंधन था, तो गठबंधन नहीं था एक्चुअली में, तो हम लोगों ने इनको तो जीत लिया था, इन पर कब्जा कर लिए थे। ठीक है, तो गठबंधन की कोई वाली बात यहाँ पे नहीं थी, ये गलत हो गया। डी ऑप्शन है कि वर्ण समाज के लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण करना अहोम राजा द्वारा प्रतिबंधित था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, प्रतिबंधित नहीं था। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही है वो है ए और बी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी यहाँ पे सत्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए और बी यहाँ पे सत्य है। नेक्स्ट है कथन ए, नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। कथन आर है, भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका पहला तो कथन ये सही लग रहा है। ठीक है, कि नील की खेती उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बहुत से भागों में 17वीं शताब्दी तक आरंभ हो गई थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नील की खेती जो है उत्तरी दक्षिण अमेरिका के बहुत से भागों में शुरू हो चुकी थी, ये आरंभ हो चुकी थी, तो ये सही है। जबकि कथन आर कह रहा है कि भारतीय नील की अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों को भारतीय नील के आयात पर रोक लगाने और दूसरे विकल्प तलाशने के लिए जोर डाला था, दबाव डाला था, तो ये भी सही है ना। भारतीय नील की जो अधिक मांग और प्रतियोगिता के कारण देखेंगे आप कि यूरोपीय उत्पादकों ने अपने सरकारों को क्या किया था कि भारतीय नील पर आयात पर रोक लगाया जाए। ठीक है, और इसके बदले दूसरे विकल्प तलाशने के लिए दबाव डाला था, तो ये भी सही है। लेकिन दूसरे पर यहाँ पे देखेंगे कि सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ ए और कथन आर सही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 2 ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर यहाँ पे सही व्याख्या नहीं करता है कि। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कारण आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह का कारण बना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो ये है कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो ये है कि आदिवासियों का अंग्रेजों के प्रति खुला विद्रोह कारण क्या था। कारण ये था कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और साथ ही साथ यहाँ देखें कि आदिवासियों का जंगलों में आना प्रतिबंधित भी कर दिया था। ठीक है, मान लेते हैं कि आदिवासियों जो अपना घर है वही अब छीन लेंगे, क्योंकि आदिवासियों का घर ही जंगल था, है ना। तो एक तो नियंत्रण स्थापित कर दिया था और साथ में वहाँ पर आना जाना प्रतिबंधित भी कर दिया था। तो वहाँ देखेंगे कि आदिवासी बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, आक्रोश में आ गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए थे अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, जो विद्रोह का कारण बना था। तो यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया क्या कहने के लिए कि सती प्रथा समाप्त करने के लिए, लड़कियों को पढ़ सके, विधवा विवाह हो सके, या फिर सभी जातियों में समानता के लिए। यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है विधवा विवाह हो सके। ठीक है, ये प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर कहते हैं कि विधवा विवाह होना चाहिए। ठीक है, और उसी में फिर देखेंगे कि ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके बातों से सहमत होते हैं 1856 में। कब? 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक नियम कानून पारित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समुदाय को अंग्रेजी फौज में जाने से लाभ हुआ था तथा जिसकी अपनी एक रेजिमेंट भी थी। इसका सही आंसर है महारो की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों से मिलता जुलता नज़दीक है। ठीक है, तो बताना है आपको यहाँ पर कि कथन ईवी रामास्वामी पेरियार के विचारों से कौन सा विचार है यहाँ पे ये बताना है, जो मतलब बहुत क्लोज इसका विचार थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे उनका जो सबसे क्लोज जो विचार देखेंगे मिलता जुलता जो है वो है ये कि यदि आप स्वयं को जाति से मुक्त करना चाहते हैं तो अपने सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करना होगा। ये कौन कह रहे हैं? ईवी रामास्वामी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है
भारत में जन राष्ट्रवाद की वृद्धि के विषय में वक्तव्यों पर विचार तथा करें तथा सही विकल्प को चुनें। विकल्प 1 में है, ए में है कि प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक खर्च के कारण भारत सरकार ने लोगों पर भारी टैक्स थोप दिए थे। बात सही है ना। जब देखेंगे कि वहाँ जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो अत्यधिक बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, उसके बाद फिर देखेंगे भारत सरकार जो है लोगों पर भारी टैक्स थोप देते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं। ये सही है। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या लिखा है कि जन साधारण के लिए तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण कठिनाइयाँ बढ़ गई। ठीक है, तो ये भी सही है ना। ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जन साधारण के लिए तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतों के कारण कठिनाइयाँ बढ़ती हैं। और सी ऑप्शन में क्या दिया है कि 1917 के रूसी क्रांति के बाद किसानों और श्रमिकों के संघर्ष, नए विचार और समाजवाद का भारतीय राष्ट्रवादियों में प्रसार हुआ। तो ये भी बात यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों कथन सही दिख रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए बी सी सभी सही है यहाँ पे। ठीक है, तो 42 का फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के विषय में वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही विकल्प को चुनें। विकल्प ए में है, युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई तथा आयात में कमी आई। ठीक है, बी ऑप्शन में है, भारत में युद्ध के दौरान औद्योगिक विस्तार हुआ। सी में है, व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पे कि युद्ध के कारण औद्योगिक उत्पादों की मांग पैदा हुई अतः आयात में कमी हुई। ये बात सही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जूट, बैग, कपड़ा, रेल जैसे औद्योगिक सामानों की मांग में वृद्धि होती है और अन्य देशों की तुलना में भारत में आयात में गिरावट आती है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप फिर देखेंगे कि युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का फिर क्या होता है, विस्तार होता है। तो ये भी सही है, बी भी यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे सी गलत है। ठीक है, कि व्यापार समूह का युद्ध के कारण भारी नुकसान होता है, ऐसा नहीं है। ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, 43 का ए 1। नेक्स्ट है, पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे। पूर्वकालिक रियासतों की श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे। ए में है, वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था। बी में है, वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था। सी में है कि जिन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। डी में है कि वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जैसे गोवा, पुदुचेरी। तो सही विकल्प यहाँ पे चयन करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला कथन है, ठीक है, पहला जो कथन है यहाँ पे कि वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो ये सही है। बी में है कि बी में क्या दिया है कि वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, तो ये भी सही है। सी में क्या है, जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया, तो गलत है। वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जैसे गोवा, पुदुचेरी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ए, बी और डी सही है। ठीक है, वैसे यहाँ तो सी सही लग रहा है इसे, है ना, जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया था, तो ये बात सही है, दिख रहा है। ठीक है, ये सही है। वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ए सी डी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, ए सी डी यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी गलत है, यहाँ पे बी यहाँ पे गलत होगा। इतना ठीक कर देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बी गलत है और सी सही होगा। ठीक है, तो ए सी डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न सूची पर विचार करें। आल्प्स, अरावली, अपलेशियन, हिमालय, यूराल, वॉसजेस सूची में कौन सा दूसरों से भिन्न है। अरावली, यूराल, अपलेशियन या फिर वॉसजेस। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि वॉसजेस जो है वो ये एक ब्लॉक पर्वत है। ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सब उससे अलग हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे अलग दिख रहा है, तो 45 का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिकथन ए, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। कथन आर है, चूँकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है अतः पूरब में सूरज पहले उगता है। सही विकल्प का चयन करना है।
तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन है, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। बात सही है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर यदि आप ग्रीनविच है तो इधर का जो भी कंट्री होंगे, देश होंगे, ठीक है, इस एरिया में, तो ये इससे क्या होंगे, उसका जो समय होगा हमेशा आगे होगा। जैसे भारत की बात कर लें, लंदन से भारत जो है वो 5.5 घंटा आगे है मानक रेखा, है ना। तो ये बात सही है कि वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, ये सही है। चूँकि पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती हैं, तो ये भी बात सही है कि पृथ्वी जो है कैसे चक्कर लगाती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम को चक्कर लगाती हैं, तो ये बात सही है। अतः पूरब में सूरज पहले उगता है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती हैं तो पूरब में सूरज सबसे पहले उगता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों कथन सही है और व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और दोनों सही है, तथा जो यहाँ पे हो जाएगा ए ना, ए सही व्याख्या है, आर हो जाएगा ना, आर सही व्याख्या ए की, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि देखेंगे कि चूँकि पृथ्वी जो है ना वो पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती हैं, ठीक है, तो सूरज पहले कहाँ उगेगा, पूरब में उगेगा। जैसे कि भारत के बारे में बात कर लें, जैसे कि भारत के बारे में बात करेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश किधर है, पूरब की तरफ है, तो पहले सूरज बताइए किधर उगता है। और अच्छा एक चीज़ और पहले जान लीजिए, गुजरात कहाँ है, गुजरात आपका पूरब में, अति पश्चिम में है, गुजरात पश्चिम में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, पूरब में है, ठीक है। तो पहले सूरज कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में, आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में, क्यों, क्योंकि वो पूरब में है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहला कथन सही है। नेक्स्ट है, ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है, विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। बी में है कि विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है 3 हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी दोनों कथन सही है, क्योंकि विषुवत वृत्त शून्यांश को देशांतर को दर्शाती है, सही है। जबकि विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब के 2 बराबर भागों में बांटती हैं। जैसे ये देखेंगे ये वाला जो रेखा है तो ये 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है और ये काल्पनिक रेखा है, ना कि ओरिजिनल है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के वैसे राजस्थान ही सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। मैप पर आप देखेंगे तो गुजरात के बाद आपको राजस्थान दिखने को मिलेगा, तो राजस्थान में बस हल्का सा टच करते हुए निकलता है, ठीक है। तो ये सबसे जो कम लंबाई है वो कर्क रेखा की ये राजस्थान में है। बाकी आप तो जानते हैं कि कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है भारत से, ठीक है। और ये लगभग भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। पहला दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। बी में है, मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। सी ऑप्शन में है, भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है। बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, क्योंकि लिखा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, बात गलत है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भूमि की ओर चलती हैं, ठीक है, भूमि की ओर चलती हैं, ना कि खाड़ी की तरफ। तो पहला गलत हो गया। इसके बाद है, मानसून के लौटने के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, तो ये सही है। भारत के दक्षिण भाग में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है, तो ये बात सही है। खास करके लौटते मौसम में देखेंगे तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक है। तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, तो इस समय राज्यों में खास करके सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है वैसे, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ऑप्शन में होगा तो भी आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? अवसादी सेल, कायंत्रित सेल, अग्नेय सेल। सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ अवसादी सेल में आपको जीवाश्म देखने को मिलेंगे, बाकी कायंत्रित और अग्नेय सेल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अग्नेय सेल जो है, अग्नेय सेल का ही रूपांतरित जो है वो है कायंत्रित सेल। ठीक है, दाब और प्रेशर की वजह से समय के साथ देखेंगे कि अग्नेय सेल कायंत्रित सेल में बदल जाता है। ठीक है, तो ये होगा नहीं, तो यहाँ पे अवसादी सेल होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि ये परत दर परत जमा होते चला जाता है, तो इसी बात से दाब प्रेशर की वजह से ये अवसादी सेल का निर्माण करता है। ठीक है ना, तो इसी में देखेंगे कि ये जो होते हैं जीव जंतु जो होते हैं वो इसमें लिविंग थिंग्स इसमें दब जाते हैं समय के साथ, तो इसीलिए से हम लोग जीवाश्म ईंधन के भी देखने को मिलता है इसी अवसादी सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 51 नंबर में है, निम्नलिखित में से खनिजों की कौन सी विशिष्टताएं हैं? निम्नलिखित में से खनिजों की कौन सी विशिष्टताएं हैं ये बताना है आपको। ये ऑप्शन में है, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बी में है, वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित तथा इनका एक निश्चित रासायनिक संघटक है। व्यापार हैं, व्यापार मतलब अनलिमिटेड है ना। कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सही विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो कथन है, वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये बात सही है, उसमें मानव को कोई रोल नहीं होता है ना। बी में है कि वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित होते हैं, तो ये बात गलत है, सभी जगह समान रूप से नहीं होते, असमान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, और हाँ ये बात सही है कि उनका रासायनिक संगठन होता है, लेकिन ये सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित होते हैं, ये बात गलत है। वे अपार हैं, गलत है, अपार नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर हम टेंशन किस बात की लेते, हम नए नए ऊर्जा के स्रोत की तलाशी क्यों करते, है ना। और डी ऑप्शन में है कि कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दुर्गम मतलब जहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ भी पाया जाता है, तो ये बात सही है। तो ए और डी सही है यहाँ पे, तो कथन 2 सही हो जाएगा, ए और डी बिल्कुल यहाँ सही है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती हैं। बी में है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा और भी ऑप्शन है, गर्म हवा सघन तथा भारी होती हैं। गर्म हवा जो होती है वो सघन और भारी होती हैं। और बाकी है डी में कि पवनों की दिशा पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो आपको बताना है कि क्या होगा। देखेंगे यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है सही है, क्योंकि गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ये वायु यहाँ पर गर्म होगा तो गर्म होकर के ऊपर उठेगा, तो ये इसका स्थान लेने के लिए ठंडी हवा यहाँ पर आ जाएंगी, तो पहला सही है। बी में है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है, तो ये भी बात सही है ना। वायु का जो गति जो है इसी वजह से शुरू होती है, तो ये भी सही है। गर्म हवा सघन और भारी होती है, भारी नहीं होती, हल्की होती है। हल्की होती तभी तो ऊपर उठती है ना, जब गर्म हवाएं होती हैं हल्की होती तभी तो ऊपर उठती हैं, और उसकी जगह दूसरा ठंडी हवाएं आ करके जगह लेती हैं। ठीक है, और इसी में जब गति होता है तो गति होने के बाद देखेंगे यहाँ पर कि वायु में गति प्रारंभ हो जाती हैं, तो ये गलत है, भारी नहीं होती, सघन भी नहीं होती। और डी ऑप्शन में कि पवनों की दिशा में पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है, तो बात बिल्कुल सही है। कोरिलेसिस बल जो देखेंगे इसी का एक कारण है, तो यहाँ पे सही जो है वो है आपका ए सही है, सी सही है, और नहीं बी सही है ना, बी सही है और डी सही है, ए बी डी यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी डी सही है, यहाँ पर सही है ए बी डी। नेक्स्ट है, जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरह फंसा लेती है ना, क्या करती है, फंसा लेती है और भूमि की ओर ढकेलती है, ध्यान रखेंगे, और भूमि की ओर ढकेलती हैं, तो कौन सी भौगोलिक परिघटना होती है? वर्षण, वाष्पीकरण, हीट डोम या फिर चक्रवात? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका हीट जोन होगा यहाँ पे। ठीक है, हीट डोम भी कह सकते हैं, हीट डोम। ठीक है,
तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है। अच्छा, ये हीट डोम है क्या? तो हीट डोम तब होता है जब वातावरण गर्म समुद्री हवा को ढक्कन या टोपी की तरह फंसा लेता है, ठीक है। या फिर हीट डोम का निर्माण तब होता है जब मजबूत उच्च दाब वाली वायुमंडलीय स्थितियाँ लानिना के प्रभाव के साथ जुड़ जाती है, तो ये हीट डोम तब पैदा होता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जिन क्षेत्रों में गर्म ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं तो क्या होता है ये बताना है। कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है। बी में दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। कौन सा कथन यहाँ पे सही है ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों कथन यहाँ पे सही है कि कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है, तो ये सही है। और दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं, जहाँ पे गर्म और जो ठंडी जलधाराएँ मिलती है ना, तो वहाँ पे मछली पालन के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल हो जाता है, तो ये बात सही है। दोनों कथन यहाँ पे सही है, तो 54 का 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी कथन ए में है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। कथन आ रहा है कि मानवीय उपभोग की दर से खनिजों की निर्माण की दर तेज है। सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला कथन है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, बात सही है। मानवीय उपभोग की दर खनिजों के निर्माण की दर से तेज है, ऐसा नहीं है। खनिजों के निर्माण की दर से तेज है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका 3 हो जाएगा हिसाब से, ठीक है। ये सही है और आर गलत है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि मानवीय उपभोग की दर जो है खनिजों के निर्माण की दर से तेज है। तेज नहीं है, कह सकते कि मानवीय उपभोग की दर तेज है, ना कि खनिजों के निर्माण की दर तेज है, ठीक है, कि बहुत समय लगता है इसको निर्माण होने में। नेक्स्ट है, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए। अनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। सी में है, प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। जैविक कृषि के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन है, विकल्प है, ये सही है कि पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए, बात सही है। अनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि जैविक कृषि की बात हो रही है। और प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है, तो ये भी बात सही है कि जैविक कृषि में देखेंगे आप कि प्राकृतिक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो ए और सी यहाँ पे सही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, केवल ए और सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीयों में समान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीयों में समान है, क्या है? आय और रोजगार, परिस्थिति और रोजगार, आय और अवसर, परिस्थिति और अवसर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका 4th ऑप्शन, ठीक है। कौन सा? 4th ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, परिस्थिति और अवसर। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीयों में समान है, ठीक है, परिस्थिति और अवसर। नेक्स्ट है, इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना या मिजोरम? तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। 2014 में बनाया गया था, ठीक है। बाकी इसकी राजधानी कहाँ पे है? इसका राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। कहाँ पे है? हैदराबाद है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है? ठीक है, कृषि से अगर ये संबंधित होगा तो प्राथमिक कार्य होगा, मैन्युफैक्चरिंग से होगा तो द्वितीय कार्य होगा, और सर्विस सेक्टर से लगा होगा, ठीक है, सेवा कार्य में लगा होगा तो वो तृतीय क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो पहला दिया है, राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है, तो ये फैक्ट्री की बात हो गया, मैन्युफैक्चरिंग है तो ये तो होगा नहीं। सरिता एक उर्वरक कंपनी में बाजार प्रबंधक का काम कार्य करती थी, सर्विस सेक्टर की बात हो गया, क्योंकि ये बाजार प्रबंधक मैनेजर का काम कर रही, सेवा कर दे रही हैं। हरप्रीत इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन करती हैं, और हामिद बागान में रबर का रोपण करती हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे कृषि की बात हो गई, तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि निर्माण स्थल पर मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो गया, तो ये आपका द्वितीय सेक्टर से बात हो गई, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में सरोकार या चिंता का विषय है? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में बात हो रहा है, सरोकार चिंता का विषय है। तो यहाँ देखें, कार्य के मौसम के अनुसार प्रकृति, ठीक है, कार्य के मौसम अनुसार प्रकृति, यहाँ पे कार्य उपलब्धता होती है, देखने को मिलता है मौसम के हिसाब से,
ठीक है। जैसे कि कृषि के चारों जब मानसून आता है तो कृषि में लग जाते हैं, फिर जब समय ख़त्म हो जाता है फिर बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो अर्थ है वह ये है कि सभी वयस्कों का मतदान करने की अनुमति है। सभी वयस्क को मतदान करने की अनुमति है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, सवाल है, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो मसौदा तैयार करने से जो अभिप्राय है ये है कि लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि मीडिया के महत्वपूर्ण कार्यों से एक यह है कि यह तय करता है कि किन कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार यह तय करता है कि क्या समाचार योग्य है। इसे एजेंडा सेट करना कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका सोल्यूशन। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।